ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम तौवम जिणवरवसहेण जेण निदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजार शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ जैन धर्म और दर्शन के एक एक तत्व को संक्षिप्त रूप से प्रकट करने वाला है। अभी तक हम गाथा क्रमांक 21 तक का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। आज हम गाथा क्रमांक 22 का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यह गाथा बहुत सरल है। काल द्रव्य का प्रकरण चल रहा है। काल द्रव्य का क्या स्वरूप होता है, काल द्रव्य के अणु होते हैं और ये अणु कितनी संख्या में होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे उनका कार्य होता है, ये सब आज की इस गाथा से हमें समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 22 उच्चारण। लोयायास पदेसे, लोयायास पदेसे इक्किक्के। इसमें क आधा का पूरा का दो बार है। इक्किक्के, इक्किक्के। जे ठिया, ठिया हु। इक्किक्का, इक्किक्का आधा का पूरा का ये दो बार। इक्किक्के, इक्किक्का, इक्किक्के, इक्किक्का। एक दो बार आप उच्चारण करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रयणाणम, रयणाणम। राशि, राशि इव। ते कालाणु, ण में बड़े ऊ की मात्रा। कालाणु। असंख्य दव्वाणि, असंख्य दव्वाणि, असंख्य दव्वाणि। लोयायास पदेसे, लोयायास पदेसे इक्किक्के जेठियाहु इक्किक्का, इक्किक्के जेठियाहु इक्किक्का। रैणाणं राशि इव, रैणाणं राशि इव। ते कालाणु असंख्य दव्वाणि, ते कालाणु असंख्य दव्वाणि। बहुत सरल, बड़ी अच्छी गाथा है। अर्थ भी बेहद सरल है। ते कालाणु, ते यानी वे, ते वे। कालाणु, कालाणु। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। काल, ला में छोटा अ, अणु छोटा अ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। काल, अणु, कालाणु। काल, काल के अणु, काल के अणु, इसे कहते हैं कालाणु। दो प्रकार के अणु होते हैं। एक तो पुद्गल का अणु है, दूसरा है काल द्रव्य का अणु। ये दो प्रकार के अणु हैं। इसलिए यहां पर केवल अणु शब्द नहीं दिया, बल्कि कालाणु, ये पूरा शब्द दिया है। कालाणु, काल द्रव्य का अणु। ये कालाणु कैसे होते हैं? जो हमने कल की गाथा में व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप समझा, तो यह काल द्रव्य कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, ये यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। काल द्रव्य अणु के रूप में होती है। जीव द्रव्य अणु के रूप में नहीं होता, अन्य द्रव्य अणु के रूप में नहीं होती। पुद्गल जो है वो अणु और स्कंध दोनों रूप होता है। लेकिन काल द्रव्य का स्वरूप कैसा है? ये अणु रूप होता है। वे कालाणु कैसे हैं?
असंख्य दव्वाणी, ये पहला विशेषण हो गया। वैसे तो अंतिम है, लेकिन अर्थ करते हुए हमारे लिए पहला है। असंख्य दव्वाणी, असंख्य, असंख्यात, दव्वाणी द्रव्य, असंख्यात द्रव्य हैं। वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। असंख्यात द्रव्य हैं का तात्पर्य इनकी गिनती कितनी है, ये काल द्रव्य कितना होता है संख्या में। असंख्यात द्रव्य है, असंख्यात है, इसकी संख्या, इसकी गिनती असंख्यात है। संख्यात नहीं है और अनंत भी नहीं है, बल्कि असंख्यात है। जैसे जीव द्रव्य कितने होते हैं, ये प्रश्न हुआ, तो हमारा उत्तर होगा अनंत, अनंत जीव होते हैं। उद्गल कितना होता है, हमारा उत्तर होगा अनंतानंत, अनंत जीवों से भी अनंत गुणे होते हैं, अनंतानंत होते हैं उद्गल। धर्म द्रव्य कितना होता है, एक, धर्म द्रव्य मात्र एक है, दो नहीं है। अधर्म द्रव्य भी एक है। आकाश द्रव्य यह भी एक है, अखंड है, एक है। अब काल द्रव्य कितने होते हैं, तो यहां इसका उत्तर आया असंख्य दव्वाणी, असंख्य, असंख्यात दव्वाणी द्रव्य हैं। ये कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। कालाणु एक नहीं है, दो नहीं है, संख्यात नहीं है, असंख्यात, संख्या में असंख्यात है, अनंत भी नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो कालाणु असंख्यात होते हैं। कहाँ स्थित हैं, कैसे हैं, अब आप शुरू में आ जाइए। लोयायास पदेसे, लोयायास, इसका संधि विच्छेद कर लें। लोय, या में छोटा आ, आयास, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोय, आयास, लोयायास। लोक, आकाश, लोकाकाश। लोयायास पदेसे, लोकाकाश के प्रदेश में। पदेसे, प्रदेश में, किसके प्रदेश में, लोकाकाश के प्रदेश में। लोकाकाश के प्रदेश में, इसकी कोई विशेषता, लोकाकाश क्या है ये आप जानते हैं, इसलिए गाथाओं में आ चुका है। लोकाकाश के एक, इसमें एक और विशेषण, इक्किक्के, इक्किक्के, इसका भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। इक्क, का में छोटा अ, इक्के, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। इक्क, इक्के, तो हो गया इक्किक्के। इक्क यानी एक, एक एक में, एक एक में, प्रत्येक में। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। इन असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में, लोयायास पदेसे, लोकाकाश के प्रदेश में। कैसे प्रदेश में, इक्किक्के, एक एक प्रदेश में। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जे, ठिया, हु, इक्किक्का। जे यानी जो, नीचे लिखा था ते यानी वे, जे यानी जो, जो ठिया स्थित हैं, ठहरे हुए, ठिया ठहरे हुए हैं, स्थित हैं। ठिया यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ठिय, ठिय, ठी यानी स्थित। जेठिया जो स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, लोयायास पदेसे, किक्के, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित हैं। तो कैसे स्थित हैं,
किसी लोकाकाश के प्रदेश में 10 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 1 भी नहीं होगा। ऐसा है क्या? नहीं। हु निश्चित रूप से, यह अव्यय है और इसका अर्थ निश्चित रूप से या ही ऐसा कुछ भी हम लगा सकते हैं। इक्किक्का, यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए। इक्क का में छोटा आ, इक्का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। इक्क, इक्का, इक्किक्का। एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जे जो ठिया स्थित ठहरे हुए इक्किक्का, एक एक ठहरे हुए। ते कालाणु, वे काल द्रव्य के अणु हैं। कौन है काल द्रव्य के अणु? लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो ठिया ठहरे हुए हैं, इक्किक्का, एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो एक एक ठहरे हुए हैं, स्थित हैं, वे कालाणु असंख्य द्रव्याणि असंख्यात द्रव्य हैं। क्या हुई बात? लोकाकाश के प्रदेश हैं। अब उन प्रदेशों में, प्रदेश का मतलब सबसे छोटा स्पेस, उसे कहते हैं प्रदेश। प्रदेश की परिभाषा आगे आएगी तो वहां पर ये बताया जाएगा प्रदेश की परिभाषा क्या है। लोकाकाश का सबसे छोटा हिस्सा जिसका विभाग नहीं हो सकता, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, वह प्रदेश है। अब लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य स्थित है। ध्यान से सुनते जाइएगा। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य ठहरा हुआ है, ठिया। ये काल द्रव्य कैसा है? अणु, अणु रूप है, स्कंध नहीं है। स्कंध क्यों नहीं है? क्योंकि उद्गल, जिसमें रूप रस गंध वर्ण होता है, जिसमें स्निग्ध और रूपशत्व गुण होता है, वह ही स्कंध बन सकता है आपस में चिपक के। लेकिन काल द्रव्य का अणु, इसमें तो रूप रस गंध वर्ण होता नहीं, स्निग्ध रूक्ष गुण होता नहीं, इसलिए वो आपस में बंध भी नहीं सकता है। जब आपस में बंध नहीं सकता है तो अणु रूप में ही रहेगा, स्कंध रूप नहीं हो पाएगा। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य का अणु ठहरा हुआ है। अब इस कारण से लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात संख्या में काल द्रव्य होता है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब वो एक एक बैठे हुए हैं तो दूरी बनाकर बैठे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से टच है और कई दिशाओं से टच होगा, क्योंकि ये पूरा लोकाकाश है तो एक एक प्रदेश हो सकता है हर दिशा से, 8 दिशाओं से या 10 दिशाओं से आपस में टच हो। ऐसी कंडीशन में काल द्रव्य के अणु भी आपस में टच हो गए। लेकिन कैसे हैं? रैणाणम राशि इव, रैणाणम रत्नों की, राशि राशि, समूह, इव के समान, रत्नों की राशि के समान। रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य का अणु ठहरा हुआ है और रत्नों की राशि के समान आपस में जुड़ा नहीं है। रत्नों को एकदम टाइट पैक करके रखा हुआ है। एक एक रत्न दूसरे तीसरे अनेक रत्नों से आपस में जुड़ा हुआ, चिपका हुआ है, लेकिन फिर भी वह रत्न अलग अलग है। आपस में वो बंधे नहीं हैं, आपस में बंधकर कुछ और नहीं बन गए हैं, बल्कि जैसे ही उन्हें खोला जाएगा तो वो बिखर जाएंगे। तो रत्नों की राशि के समान, जैसे रत्न एक एक रत्न एक दूसरे से चिपका हुआ भी है लेकिन अलग अलग है, वैसे ही काल द्रव्य के अणु
अलग अलग साइड में अलग अलग द्रव्यों के निकट हैं, चिपके हुए भी हैं, लेकिन अणु रूप से है, स्कंध रूप से नहीं है। हम कह रहे हैं कि चिपके हुए हैं, लेकिन उनमें कोई संबंध नहीं है, उनमें स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं है, इसलिए कोई बंध भी नहीं है, वे अणु रूप से हैं। बहुत सारी बातें इस गाथा से क्लियर हो रही हैं। सबसे पहली बात, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात होती है। दूसरी बात, काल द्रव्य का जो संख्या असंख्यात है वो लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। तीसरी बात, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक ही काल द्रव्य का अणु रहता है, दो दो नहीं। वैसे तो आकाश के प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि सभी काल द्रव्य के अणु एक साथ भी आ जाएं तो जगह मिल जाएगी, लेकिन काल द्रव्य का अणु लोकाकाश के एक प्रदेश में एक ही रहता है, दो नहीं। ये सब बातें आप नोट करते जाइएगा। और क्या है, किसी भी प्रदेश को छोड़ा हुआ नहीं है। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें काल द्रव्य का अणु ना हो। और क्या, काल द्रव्य का अणु आपस में बंधा हुआ नहीं है, अणु रूप है, स्कंध रूप कभी होता नहीं है। इतनी सारी बातें, इतने सारे बिंदु इस गाथा से प्रकट हो रहे हैं और काल द्रव्य का स्वरूप हमारे सामने इन दो गाथाओं से आ चुका है। अब कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। कहा गया, काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी है। अब प्रश्न उठता है, जीव, पुद्गल आदि इन सभी द्रव्यों में जो उत्पाद और व्यय हो रहा है उसमें सहायता तो काल द्रव्य ने कर दी, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहायता करेगा? इसका उत्तर, काल द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य स्वयं ही सहायता करता है। मतलब अपनी ही सहायता से, स्वयं के ही सहायक होने से उपादान भी स्वयं है और निमित्त भी स्वयं है, स्वयं ही परिणमन करता है। इसका उदाहरण, जैसे आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। आकाश को कौन स्थान देता है? आकाश द्रव्य स्वयं को भी तो स्थान देता है। जो सबको स्थान देता है वो खुद को भी स्थान देता है। जो सबको परिणमन में सहायक होता है वो स्वयं को भी परिणमन में सहायक होता है। अगला प्रश्न, जहां पर काल द्रव्य है वहां तो परिणमन होता है, लेकिन जहां पर काल द्रव्य नहीं है वहां पर परिणमन कैसे होता है? क्या मतलब? लोकाकाश में तो काल द्रव्य है तो लोकाकाश में परिणमन हो जाता है, लेकिन अलोकाकाश, वहां तो काल द्रव्य नहीं है, अब वहां परिणमन कैसे होता है? ये प्रश्न हुआ। प्रश्न ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। इसका उत्तर, आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। एक अखंड द्रव्य होने से आकाश के किसी भी हिस्से में यदि परिणमन हो रहा है तो पूरे हिस्से में परिणमन हो रहा है ऐसा माना जाएगा। जैसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में किसी एक स्थान पर मान लीजिए सुई चुभ गई या जल रहा है या कोई रोग है, तो उसका असर आत्मा के उसी हिस्से में होता है या संपूर्ण आत्मा को उसका अनुभव होता है? उंगली में चोट लगी है तो उंगली के स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश हैं केवल उन आत्म प्रदेशों को ही अनुभव होगा या संपूर्ण आत्मा को होगा? संपूर्ण आत्मा को होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक अखंड आत्मा है। उसी प्रकार से आकाश द्रव्य लोकाकाश में परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य की सहायता से परिणमन हो रहा है, तो यही काल द्रव्य पूरे आकाश के परिणमन में सहायक है। एक और लौकिक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कुम्हार,
कुम्हार चके को घुमाता है। अब कुम्हार चके को घुमा रहा है तो वो लकड़ी से घुमाता है। लकड़ी चके के किसी एक साइड पर रखता है और उसे घुमाना चालू कर देता है। जहां पर लकड़ी रखी हुई है वो तो एक छोटा सा स्थान है। अब उस लकड़ी की सहायता से पूरा का पूरा चक्का जहां पर लकड़ी टच नहीं है वह भी घूमती है। उसी प्रकार से लोकाकाश जहां पर काल द्रव्य है वो तो एक छोटा सा स्थान है अनंत अलोकाकाश की अपेक्षा। अब इस छोटे से स्थान पर स्थित काल द्रव्य की सहायता पाकर पूरा आकाश द्रव्य परिणमन करता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और भी प्रश्न काल द्रव्य के संबंध में आपके उठ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मुझसे बनेगा तो मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। गाथा एकदम क्लियर हो चुकी है। अब मैं गाथा का अन्वय कर रहा हूं। आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जे लोयायास पदे से इक्किक्के को पहले ले लो। जे इक्किक्के लोयायास पदे से इक्किक्का ठिया रैणाणं राशि इव ते कालाणु असंख्य दव्वाणि। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित हैं, रत्नों की राशि के समान स्थित हैं। ऐसा कर लीजिए, रैणानाम राशि इव इसको ऊपर ले लीजिए। रत्नों की राशि के समान एक एक स्थित हैं, वे काल द्रव्य के अणु हैं और संख्या में असंख्यात द्रव्य हैं। विभक्तियां देख लीजिए। विभक्तियां आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेंगी। सभी जगह आपको एक ही मात्रा दिख रही है, लोयायास पदे से, इक्किक्के, जे, ते, लेकिन विभक्तियां अलग अलग हैं। लोयायास पदे से और इक्किक्के, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जे, ठिया, इक्किक्का, राशि, ते, कालाणु, असंख्य दव्वाणि, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हु, इव, ये दोनों ही अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। रैणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा ठिया, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई, अर्थ भी क्लियर हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत कम समय में हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पूरा करने जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।